में उनके साथ मिलकर उस कोयले के मूल्य का आकलन करेंगे और उसका विक्रय और नीलामी करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति जो है उसको सुनिश्चित कराएंगे। सर, चारकोल मिलने की बात आ रही थी सामने, वो बरामद भी हुआ सैंपल। क्या चारकोल, कोयले में चारकोल मिलाने की बात वहाँ पुष्टि? ये नहीं, शिकायत इसकी भी हुई कि वहाँ कोयला डंप करके और बाहर से चारकोल मंगा के कोयले में मिलाया जाता है, फिर वहाँ से उसका परिवहन करते हुए विक्रय किया जाता है। परंतु ऐसा कोई साक्ष्य दौरान, चूंकि विशेषज्ञ कोई ऐसा हमारे पास था नहीं, इसलिए ऐसा कोई साक्ष्य हम उसको जुटा नहीं पाए। तो सर लगभग कोयला कितना था, इसका कुछ आकलन कराया गया? लगभग अनुमानित मैं अभी बता सकता हूँ कि 10 मिलियन टन के आसपास था। जसनशीला रेलवे साइडिंग के पास लाखों टन कोयला अवैध रूप से भंडारित किया गया है। 2-4 दिन पहले हम लोगों ने जांच करी थी और ये पाया था कि कोयले के बहुत सारे ढेर में आग लगी हुई है, जिससे परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। क्योंकि एरिया क्रिटिकली पोल्यूटेड है, इसलिए इसकी आबो हवा को, इसके परिवेशीय वायु को, गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंगली वी हैव विजिटेड द प्लेस एंड फाउंड दैट देयर इज़ नो स्टेक होल्डर प्रेजेंट एट द साइट। और उसमें कोयला किसका है, कौन लाया है, पर्पस क्या है, रेलवे की साइडिंग से अगर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से क्यों हो रहा है। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तो प्रशासन द्वारा ये समझा गया कि इसका क्या किया जाए। अकॉर्डिंगली ये तय हो रहा है या तय किया गया है कि जो कोयला भंडारित है इसको सीज कर दिया जाए, और जो भी इसके स्टेक होल्डर्स होंगे जो अपना अपना पेपर शो करेंगे कि ये हम पर्पसफुल भंडारण है, यहाँ किस काम के लिए है, कहाँ जाना है, इसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा इसका, और इसकी भूमि की जो स्वामित्व है वो किसके पास है, किसकी भूमि है, इन सभी संबंधों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर इसका सीजर समाप्त किया जाएगा। तब तक ये कोयला सीज करने की कार्रवाई चल रही है। अभी तो हम लोग वॉल्यूम असेसमेंट कर रहे हैं, माइनिंग विभाग के सर्वेयर साहब हैं वो वॉल्यूम असेस कर रहे हैं। वॉल्यूम असेसमेंट के बाद ये मालूम होगा कि कितना कोयला है, और जब हम हैंडओवर करेंगे पुलिस को, अभिरक्षा में देंगे, उसके बाद जो भी स्टेक होल्डर आएगा कि कोयला मेरा है, इस पर्पज़ के लिए है, यहाँ से उठा है, यहाँ जाना है इसको, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। सर, इसमें मामला जो आ रहा है चारकोल मिलाने का जो मामला आ रहा है, चारकोल का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। हम इस संज्ञान से आए भी नहीं हैं कि वो हम ब्लेंडिंग हो रही है। ये मामला कोल मिनिस्ट्री का है। हमारा मामला सिर्फ ये है कि भंडारण किसके आदेश से हुआ है, किसके प्लेस पर हुआ है, उसका स्वामी कौन है उस भूमि का, और इसे जो आग लग रही है इसका जो वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, ये कंसर्न है हमारा। और इसमें जो भी मुद्दे आएंगे हम निपटेंगे जब पेपर सामने आएगा तब। जय हिंद मित्रों, सोनभद्र जनपद या सोनभद्र से जुड़ा हुआ विशेषकर जो सिंगरौली जिला है और उसके आसपास विशेषकर तस्करों का, चाहे वह डीजल का हो, कोयला चोरी का हो, विविध प्रकार के मामले सदैव प्रकाश में आते रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा मामला प्रकाश में आया है और वरिष्ठ पत्रकार कौशल पांडे जी से हम बात करने जा रहे हैं। आदरणीय पांडे जी, बताएं कि जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली हैं अभी तक, उसमें कौन कौन सी जानकारी मिली है और आखिर क्या चल रहा है वहाँ? जी बताएं। जो कृष्णा रेलवे साइडिंग है कोयले की, जी पूर्व मध्य रेलवे की कोयले साइडिंग है, और पूरे पूर्व मध्य रेलवे में जी सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से रेलवे को मिलता है। जी और यहाँ से लगभग 7-8 राज्यों में जी 25 से 30 कोयले की रैक भी निकलती है। जी तो यहाँ किसी ने डीएम को सूचना दी। ऐसे चर्चा तो पहले से हुई थी, 3-4 महीने से चल रहा था कि यहाँ कुल माफियाओं का सिंडिकेट कोयले की आपूर्ति कर रहा है, उसमें चारकोल मिला रहा है। जी ये बात लोगों के दिमाग में नहीं आई या नोटिस नहीं किया कि एक रेलवे के लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं और बगैर परमिट, जी बगैर बिल्टी के भी कोयला लगातार जा रहा है। इससे पहले गिट्टी वाला मामला सामने आ चुका है। जत्थन से जो करीब जिसके 2.5 करोड़ की रॉयल्टी निकली थी और उस पर बाद में पर्दा डाल दिया गया। जी रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई। जी तो उसी तरह से यहाँ भी किया जा रहा था। जी जो नए वाले डीएम और नए वाले एसपी आए हैं, एसपी साहब, दोनों लोगों की छवि थोड़ी अच्छी है। जी उनके आने के बाद से कोयले की निकासी रुकी हुई है, अवैध कोयले। जी किसी ने सूचना दी कि कोयला पड़ा हुआ है वहाँ। जी
एडीएम ने एक टीम भी भेजी थी 2-3 दिन पहले। जी जी। तो टीम को जो जानकारी मिली उसने एडीएम को बताया। एडीएम साहब कल वहाँ गए टीम के साथ। जी जी। अब मौके पे कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि कोयला किसका है। जी जी जी। हैरत वाली बात यह थी कि जी एनसीएल की जमीन, जी जी। एनसीएल की खदान से निकला कोयला और एनसीएल के डिस्पैचिंग के लिए बनी रेलवे कोल साइडिंग, जी जी। रेलवे साइड। जी जी। और एनसीएल के बड़े अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि कोयला कहाँ से आएगा। जी जी। एडीएम सहदेव मिश्रा जी हैं, उनका ये कहना है कि जो अभी अनुमानित प्राथमिक मतलब एक आकलन इन लोगों ने लगाया है कि 10 मिलियन टन कोयला। जी जी जी। जी 1 करोड़ टन। जी जी। इतने कोयले से जी जी। लगभग 6.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। जी जी। और इतनी बिजली पूरे यूपी की जरूरत की एक माह मतलब जितनी बिजली 6 लाख मेगावाट बिजली पूरे यूपी के 1 महीने की खपत है। उतनी बिजली पैदा करने के बराबर मतलब उतनी बिजली पैदा करने से जितने कोयले की खपत होती है जी जी। उतना कोयला इस रेलवे साइडिंग पे मिला है। जी जी। 2009 के बाद पहली बार बड़ा भंडारण सामने आया है। जी और जी। जिला प्रशासन की तरफ से पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई। इसके लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। जी जी जी। और पांडे जी, हम अपने दर्शकों को बता दें यूट्यूब चैनल के जो देश विदेश के हैं कि भारत और उसके उत्तर प्रदेश प्रांत के सोनभद्र जिले में यह जो विशेषकर कृष्णशिला स्टेशन है, जिसको रेलवे स्टेशन के अगल बगल जो एरिया है, बीना बोलते हैं उसको, आसपास शक्ति नगर है, रेणु सागर है, अनपरा है, फिर थोड़ी दूर पे हटके उधर आपका रिहंद नगर है, ओबरा है, ये जो ऊर्जा के केंद्र हैं और जो आसपास सिंगरौली या सोनभद्र मिला के लगभग 20,000 मेगावाट की जो इकाइयां लगी हुई हैं। और आपने बड़ा स्पष्ट बताया कि लगभग ये 30-31 दिन का कोयला है इन सभी परियोजनाओं को चलाने के लिए, और उतने की जरूरत है। मतलब इस समय 20,000 मेगावाट हमारी मतलब दिन की खपत है पूरे दिन की। जी जी। यूपी की 20,000 मेगावाट के लगभग। जी जी। और 20,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है जो सोनभद्र और सिंगरौली बिजली परियोजना है। जी जी। अगर हम ये कह लें कि सोनभद्र सिंगरौली की बिजली परियोजनाएं लगातार 1 महीने चलाई जा सकती है या पूरे 1 महीने की बिजली के लिए कोयला पड़ा हुआ है। और उधर सरकार कोयला संकट से जूझ रही है। जी जी। कोयला आयात के लिए दबाव डाल रही है। और उसका भी एक पहलू सामने आया है कि एक कोयला 3,000 रुपए टन के हिसाब से लगभग 3,000 टन के हिसाब से परियोजनाओं को आपूर्ति होती है एनसीएल से। जी जी जी। मार्केट में कोयला 6,000 इसका रेट है। जी जी जी। शॉर्टेज की स्थिति आई है। इस कोयला संकट में 12,000 टन कोयला बेचा गया है। जी जी। और चंदासी से लेके कोलकाता की मंडी तक पूरा वहां से लेके यहाँ तक कोयला का सिंडिकेट जुड़ा हुआ है। अभी एक छापेमारी नारायणपुर में एसटीएफ ने की थी जी जी 1 महीने पहले। उस समय इन 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया था। एक आदमी जो पकड़ा गया वो तो झारखंड का रहने वाला है। जी जी। जिस दूसरे व्यक्ति का नाम सामने आया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी। 3 साल पहले अनपरा में टूटी मोटरसाइकिल से आया था। जी जी। आज वो अनपरा में एक अच्छे रईसों में उसकी स्थिति है। जी जी। और उसके बावजूद अभी कहीं कोई कार्रवाई सामने नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बड़े पैमाने पर कोयला, मुझे याद है कि 90 के दशक में खनाना बैरियर पर इसी तरह से 40 ट्रक कोयला पड़ा हुआ था। सीएसएफ ने जब छापामारी की जी तो जो कोल माफिया थे उन लोगों ने उस कोयले में आग लगा दी जी, ताकि वहां से फिर कोयला। और हमें उम्मीद है कि सिंगरौली उस समय सीधी जिला हुआ करता था, न तो सीधी जिला में कोई कार्रवाई हुई, न तो अनपरा शक्तिनगर कोई कार्रवाई हुई। इतने बड़े पैमाने पर एक 54 थाने में एक कार्रवाई केवल हो पाई थी उस मामले में जो अवैध कोयला का। यहाँ भी यही खेल खेला गया है। जी जी। क्योंकि जब कोयले की निकासी बंद हुई तो एक डर तो रहता है ना कि न कहीं लगातार बीच बीच में मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध सप्लाई हो रही है, जी जी, काम कर रहा है, चारकोल की मिलावट हो रही है। बीच बीच में खबर किसी न किसी रूप में किसी न किसी न्यूज पोर्टल या न्यूज पेपर में जी समाचार स्थानीय स्तर से बना हुआ था। करीब 3-4 महीने से बना हुआ। जी 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 जी। जब जो नए डीएम एसपी आए हैं, जब इन्होंने शक्ति दिखाई जी जी, तो उसके बाद कहीं न कहीं इन समूह के मन में लगा कि मामला पकड़ा जा सकता है। इस कोयले में भी आग लगा दी गई है जो एक पहलू आया है।
जी जी और आग लगने के बाद ही गांव वाले एडीएम को शिकायत भेजे जी कि कोयला जल रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है, कृपया इसे दिखवाएं किसका कोयला है। जी जी जी। तब जाके मामला संज्ञान में आया। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, चाहे हम खनन क्षेत्र का ही रख लें, काफी पहले हादसा हुआ था जिसमें 10-12 लोग मारे गए थे बिल्ली मारकोंडी खनन क्षेत्र में। वहां भी यह बताया गया कि अवैध खनन है, और अवैध खनन के बाद जो वहां पे बोल्डर पड़ा हुआ था, मुझे लगता है कई करोड़ रुपए का रहा होगा। हुआ कि नीलामी होगा, लेकिन बाद में नीलामी नहीं हुई, और न जाने किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से उन सारे बोल्डरों को लोग उठा के लेके चले गए और शासन प्रशासन के लोग चुप्पी साधे रहे। देखिए, सोनभद्र का दुर्भाग्य है जी जी। जो अधिकारी सोनभद्र के भले के लिए या सरकार को मिलने वाले राजस्व के भले के लिए कोई कार्रवाई करता है, जी उसे सोनभद्र में रहने नहीं दिया जाता। जी 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 जब हादसा हुआ था तो उस समय यहाँ डीएम थे बीबी पंत जी जी और कप्तान थे मोहित अग्रवाल। जी जी नहीं, हाँ जी। इसके बाद जैसे हादसा हुआ, खदान सीज की गई, कोल माफियाओं की सूची बनाई गई, खदान माफियाओं की 22 लोगों की सूची थी। उसमें 2-3 ऐसे नाम थे जिनकी सीधी पहुंच सत्ता तक थी। जी मतलब उसमें प्रदेश सरकार के जो मंत्री कहिए या मतलब मुख्यमंत्री करिए, उनके बेडरूम तक पहुंच थी उन लोगों की। जी जी और ये दोनों अधिकारी जी संक्रांत चलता कर दिए गए। जी जी इसके बाद सुहास एलवाई आए और सुभाष दुबे आए। जी जी सुहास एलवाई को लोगों ने बहुत लालच दिया, इसको उन्होंने आबकारी का स्वीकार भी किया था। जी जी तो मगर उन्हें भी जब उन्होंने खदान खोलने की इजाजत नहीं दी कर्मचारी को शो करने की, तो उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। जी जी उस समय तत्कालीन सरकार के एक मंत्री जी 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 कहा जाता था, चर्चा थी यहाँ खदान में सीधे हिस्सेदारी थी, वहीं तय करते थे यहाँ कौन डीएम एसपी रहेगा। जी 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 उस समय जैसी चर्चा थी कि उनके सहयोग से यहाँ एडीएम थे तत्कालीन, उनको प्रभारी डीएम का चार्ज दिलवा के जी जी और उसको लोकल विधिक राय दिखा के पूरी साइट खनन साइट खोल दी गई, जबकि उसके यूपी के महाधिवक्ता की राय चाहिए थी। जी जी तो ये तो खनन का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का भी आदेश दे रखा है। जब महोबा की सीबीआई जांच हुआ, उससे पहले यहाँ सोनभद्र से एक याचिका दाखिल हुई थी, उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था जी जी इस जो 7 जिलों में सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ है, इस 7 जिलों में जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर सोनभद्र पर लागू होगा। एक क्लियर कट ऑर्डर है। जी जी चीजें दबी हुई हैं। तो उस समय भी बहुत सारे सवाल उठे थे वीआईपी शुल्क वगैरह के, और एक सर्वेयर हुआ करता था उस समय, मुझे याद है, और मुझे लगता है कि उसके पास इतने ज्यादा पावर थे, जैसे लगता है कि हमारे प्रांत का चीफ मिनिस्टर हो, इस तरह का निर्णय लिया करता था। अरे भाई, निर्णय क्या, उसने एक डीएम को कहा था कि साहब रहने नहीं देंगे। यह परिस्थितियां थी उस समय। और ये शब्द अगर कोई सर्वेयर बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं उसकी कौन। और विशेषकर इस कोयले के मामले में अगर बात की जाए तो वहाँ जो लोकल थाना है अनपरा, मुझे लगता है कि बीना चौकी होगी, और उधर आसपास आपका शक्तिनगर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े पैमाने पर भंडारण हुआ और आज की तारीख में कोई यह बताने वाला नहीं है कि यह कोयला किसका है। आप समझिए, एक दिन में भंडारण नहीं हुआ। अगर आप 25 टन भी औसत निकालेंगे एक ट्रक का, जी जी, आप सोच सकते हैं कितना ट्रक कोयला है और ट्रांसपोर्टिंग में कितना दिन लगना हो। तो एक दिन में ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, उतनी गाड़ियां नहीं होंगी एनसीएल से कांटेक्ट। जी जी, गाड़ियों का नंबर दिया जाता है, कितनी गाड़ियां हैं यहाँ आएंगी। जी जी, परमिशन नहीं अंदर घुसने की, उतनी गाड़ियां एनसीएल के पास नहीं है कि मतलब वो बाहर कोयला ले जाने वाली। एक दिन उसको डिलीवर कर। एक और सवाल उठता है कि जैसे अभी बात आ रही थी, किसी अधिकारी की बात हम सुन रहे थे कि उसको सीज कर दिया गया है, 1 हफ्ते में फिर जो लोग दावा करेंगे उसका सत्यापन किया जाएगा, फिर जो जरूरी होगी कार्रवाई की जाएगी। उसकी एक विधिक प्रक्रिया है जो कि नीलामी से पहले एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और उसमें भी आपसे रिटायर्ड लोगों को शक है कि कहीं ऐसा न हो जैसा पहले हुआ। हमारे यहाँ एसडीएम विश्राम थे, उन्होंने 1 लाख ईंट अनपरा पुलिस की सुपुर्दगी में दी। जी जी, और महीने भर बाद वो ईंट गायब हो गई, उनसे ट्रांसफर होते ही वो ईंट गायब। जी 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 जी, एक एग्जाम्पल के साथ ये रहा है कि पुलिस को कोई चीज सुपुर्दगी में दी जाती है, जी जी, तो जैसे ही वो अधिकारी हटता है वो चीज गायब हो जाती है। जी 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 जी, हाँ, फिर वो पता नहीं चलता कि कब सुपुर्दगी दी गई, कब क्या हुआ। जी जी, सारा कुछ है। तो अब देखना होगा कि अभी इस कोयले में भी 10 मिलियन टन जो एडीएम साहब का आकलन है, जी जी, अब वो
कई मिलियन टन 7 दिन बाद मिलता है कोयला, ये भी बड़ा दिलचस्प हो। कुछ घटनाओं में हमने देखा है कि ऊपर जब शिकायत हुई है तो बाहरी पुलिस आकर के, यूपी की ही बाहरी पुलिस आकर के इन क्षेत्रों में छापामारी की, कार्रवाई की। ऐसी भी स्थितियां इस जिले में बनी हैं कई बार। और आज एक लाइन क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, जी जी, हम और आप अगर सुरक्षित हैं सोनभद्र में तो एक ईश्वर की कृपा है। इस स्थिति से सोनभद्र इस समय गुजर रहा है। जी जी, रायपुर थाने में एक प्राइवेट व्यक्ति पूरी वसूली करता है जी सिपाहियों के साथ, जल क्रीड़ा करने की फोटो वायरल होती है, जी, तस्करी की फोटो वायरल होती है। याद होगा आपको कि 2014 में 2 सिपाहियों को पास तस्करी के लिए बांध के मारा गया था रायपुर। जी जी, क्योंकि तस्करी के साथ उन्होंने घर पे पहुंच के कुछ कदमली भी, मतलब गलत व्यवहार भी करना चाहा था एक महिला के साथ। जी जी, तो गांव वालों ने बांध के पीटा था उनको। हाँ जी जी, आया था मामला आया था ना। जी जी, तो कप्तान की तरफ से डायरेक्शन जारी होता है को प्राइवेट व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए। जी जी, आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार होना चाहिए। आरोपी भगवा में सरेंडर हो जाता है और पुलिस को भनक नहीं लगती। तो आप समझिए कि हम किस स्थिति सोनभद्र में जी रहे हैं। हाँ, और आए दिन वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और जिस तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी बात इस तरह से प्रसारित हो रही है, जैसे लग रहा है कि प्रेस के लोग या जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। ऐसे हमें कहें कि ये कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था चलाने वाले खुद एक समानांतर व्यवस्था का संचालन। हम ये कहेंगे ना, जब हम लोग देखिए नेता नहीं है कि हम जी जी, क्या है, क्या सवाल है, कानून व्यवस्था दर्द है क्या, इससे हम लोग नहीं सवाल खड़े करना। जी जी जी, इतना शब्द काफी है कि हम आप जैसे पत्रकार इतना खुल के किसी मुद्दे पे बोल रहे हैं और सुरक्षित है तो ईश्वर की कृपा है, बस। जिससे ज्यादा क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी वहाँ जो कोयला मिला है जी, तो यह तो गले के नीचे यह बात कतई नहीं उतर सकती कि स्थानीय जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी मिली भगत नहीं है। देखिए रिकॉर्ड बता दें, नवीन कसेरा यहाँ आए थे एसपी। जी जी जी, उन्होंने कोयला माफियाओं की शिकंजा कसने की कोशिश की थी। 3 महीने में उनको चलता कर दिया गया था। जी जी जी, जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ था, जिले के वीआईपी होटल में कोल माफियाओं ने शानदार पार्टी दी थी। जी जी जी, सतिंदर सिंह आए और उन्होंने शिकंजा कसना चाहा कि 4 दिन, मुश्किल से 4 दिन रह पाए पहली पारी में। 5वें दिन उन्हें सोनभद्र से जाना था। जी जी जी, ये कोल माफियाओं का रसूख का समझिए कितनी पैठ है और कहाँ तक पैठ है। जी 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 जी, अब पहली बार जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो उसके लिए हम कहें ना कि बधाई के पात्र हैं डीएम एडीएम पर। मगर अब इन दोनों अफसरों को इस कोल माफिया कितने दिन जिले में रहने देंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। कुछ बिंदु ऐसे हैं पांडे जी की जैसे इस तरह की घटनाओं में केंद्रीय फोर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे सीएसएफ लगी हुई है, या हम कहते हैं इमरजेंसी में जब इतने लाखों रुपए का मामला है तो सीआरपी है, इस तरह की फोर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। क्योंकि स्थानीय प्रशासन की से हम अगर यह उम्मीद करें जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कि इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो पाएगी, तो मुझे लगता है कि सप्ताह भर का समय देंगे। सप्ताह भर के भीतर वहाँ जो सामान पड़ा है वह रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और कोयला बचेगा कि कोयले में आग लगा के। पहले समझिए कि इस सिंडिकेट में कहाँ तक है हमको आपको भी पता नहीं। हम अभी जो आकलन कर पा रहे हैं जी 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 जी, वो इसका 10वां हिस्सा या कहिए उससे भी कम है। जी जी जी, मतलब बहुत कम। जी 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 जी, ये है कि इस समय आप जान लीजिए कोई भी बड़ा सिंडिकेट बिना किसी सियासी संरक्षण से नहीं चलता है, कड़वा सच है। जी जी, भारतीय राजनीति का जी जी जी, इस समय कौन आदमी कहाँ से लिप्त है, किसका कौन सा हित कहाँ नियत है। जी, आप रावतगंज पे पहले कहीं कोयला डिपो नहीं था, हजारों टन कोयले का डिपो यहीं बगल में है। जी जी, एक बार छापेमारी भी हुई तो उसके बाद क्या हुई किसी को कुछ नहीं पता। जी जी जी, कहीं कहीं पर दबाव आता है, आदमी अधिकारी को नौकरी करनी है। जी जी, कई बार अधिकारी बैठ छुप जाते हैं। जी जी जी, अब एनसीएल इस चीज को आज नहीं करीब 10 साल से लगातार लिख रहा है कि हमारे यहाँ कोयला डीजल चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। तो सामान्य आंकड़ा है कि 20,000 लीटर डीजल पर डे एनसीएल से चोरी चली जाती है। और हर महीने हजारों टन कोयला जाता है। सब कुछ चीजें करीब करीब
मतलब सबकी जानकारी में है। इसको लेकर कई बार चिट्ठी एनसीएल ने लिखी, सीआईएसएफ तैनात कर दी जाए। सीआईएसएफ वहाँ तैनात नहीं हो रही चोरी रोकने के लिए। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, कि अपने हित हैं, अपने दबाव हैं, या फिर उतने उद्दत नहीं है कि मुकाबला कर सकते हैं माफियाओं का। हो जाते हैं कई तरीके से। नहीं, इस तरह घटनाओं में तो अर्धसैनिक बल या केंद्रीय जो फोर्सेज हैं जब वो लगाई जाएंगी, मगर अब ये है कि हर चीज की तैनाती में कहीं न कहीं आपको एक घटनाक्रम याद होगा। हमने उस खबर को ब्रेक किया था, उससे सीबीआई छापेमारी भी हुई थी कि 2013 का लगभग का मामला है। 12 या 13-14 का ऐसा है। तब कंज्यूमर पंपों पे जो डीजल जाता था 11 रुपए महंगा होता था, और जो खुदरा पेट्रोल पंप जो सामान्य व्यक्ति के लिए जहाँ पंप लेना था वहाँ 11 रुपए डीजल सस्ता होता। एक बड़ा रैकेट चल रहा था, उसमें सीबीआई ने 42 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। 12 पेट्रोल पंपों का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी। और आप अब समझिए इस सिंडिकेट की पैठ का कि तत्कालीन मंत्री सिंगरौली आए, बड़े मंत्री, और उनसे पत्रकारों ने पूछा, वहाँ के सिंगरौली के पत्रकारों ने, कि इस तरह का मामला है और सीबीआई छापेमारी में भी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि ये आपसे कौन कह दिया कि गड़बड़ी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ है तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब उस मंत्री की नजर में ये बड़ी बात नहीं थी। हर दिन जहाँ लगभग 8 से 10 लाख लीटर डीजल जलता हो, वहाँ 11 रुपए पर लीटर का चपत जो जनता को सब्सिडी जनता के लिए आती थी, वो भी हटाने वाले या उस तरह के लोग फायदा उठा रहे थे। टेंडर तो उनको दिया गया और कंज्यूमर पंप के हिसाब से लिए हो। हाँ, उसका लाभ ले रहे थे वो पूरी तौर पर। अभी एक बड़ा खेल, हमें टैंकर पकड़ में आया था बॉर्डर पे, हमें लगता है अभी भी चल रहा होगा। अचानक से आप कई टंकियां खुल गई और वहाँ टारगेट लगातार बढ़ रहा है। ये नजर नहीं आ रहा है कि वहाँ अनपरा, सिंगरौली, अनपरा और शक्तिनगर में कौन सी इतनी आबादी है कि हर साल 25% डीजल सप्लाई में वृद्धि हो रही है, खपत बढ़ रही है 25 से 30%। जो परियोजना में कर्मचारी हैं उनकी संख्या दिन पर दिन घट रही है, रिटायर होते जा रहे हैं। 25 से 30% हर साल वृद्धि कर रहे हैं। क्या है, एमपी में डीजल, पेट्रोल इसमें महंगा है डीजल यहाँ पे। जी। एक बार बहुत पहले हमने एक अखबार में कार्टून पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि घूस लेते पकड़ा गया, फिर दूसरी लाइन उसने लिखा था कि घूस देकर के छूट गया। अब मुझे लगता है कि जो पकड़ा गया था घूस लेते हुए, वो घूस देकर के बाद में छूट गया। तो मुझे लगता है कि सोनभद्र का जो जनजीवन है कुछ इसी बीच में पिस रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो नया जिला प्रशासन है और अपने विवेक से कार्य, जिला प्रशासन के साथ हम अपने राज्य और देश, मतलब राष्ट्र के दोनों मुखिया से भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि दोनों भी सभी ईमानदार है। जी। इस मामले में कुछ न कुछ कोयला मंत्रालय से उम्मीद है कि चीजें सामने आएंगी। जी। ऐसा न हो कि जिस तरह से दबाव में पहले अधिकारियों को ट्रांसफर करके मामले पे पर्दा डाल दिया गया। जी। इसी तरह का खेल इस बार न हो। जी। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्थितियां हैं, कुछ भी नहीं कहा जाता। हाँ, परिणाम क्या होगा वो तो भविष्य गर्भ में है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और शासन से, यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से ये आशा रखनी चाहिए कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। कम से कम इसका जो सिंडिकेट है, जो मतलब आप आज पूरा देश कोयला संकट से जूझ रहा है, कोयला संकट चलते ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। हाँ, विदेशी कोयला आयात करने के लिए दबाव बना हुआ है और विदेशी कोयले का रेट 7 गुना ज्यादा है। यहाँ 3000 रुपए टन कोयला उपलब्ध है, विदेशी कोयला जो आएगा 20,000 रुपए टन के हिसाब से आएगा। किसका पैसा बर्बाद होगा? कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का ही तो सिंडिकेट है। निश्चित तौर पर। और एक बात और भी है कि जो स्थान है तात्कालिक तौर पर डिसाइड हो जाना चाहिए। जो विशेषकर राजस्व के मामले में जो बात आती है, दीवानी मामले में जो बात आती है कि जमीन किसकी है, जो जमीन किसकी है तो उसे तो बताना चाहिए कि एक माल किसका है। शायद इसी आधार पे होगा कि आप ऐसे समझिए, आपके पास रेलवे साइडिंग पे जो कोयला होगा सीधे रैक पे डिस्पैच होकर जाएगा, उसे भंडारण नहीं किया जाता।
और कोयला भंडारण हो रहा है, नजर नहीं पड़ रही है। तो ये कह देना कि मैं नहीं जानता, आप क्यों नहीं जानते, वो आपकी परियोजना है, आप वहाँ के अधिकारी हैं। कुल मिला के खुली आंख होने के बावजूद भी अंधेपन का नाटक करना, अंधेपन का नाटक करना। और यह बड़ा अफसोसजनक स्थिति है कि जब ये जिला उग्रवाद प्रभावित था तो LIU के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग, अन्य विविध गुप्तचर एजेंसियां इतनी अलर्ट हुआ करती थी जी। और वे या तो रिपोर्ट कर रही हैं, उस पर शासन ध्यान नहीं दे रहा है, या तो उनके द्वारा कहीं कोई चीज की जा रही है जिसके वजह से, चाहे रायपुर की घटना आप हुई, वहां पे बड़े पैमाने पर शराब और पशु तस्करी का मामला चल रहा है बिहार बॉर्डर पर, या फिर अनपरा या कृष्णशिला या शक्तिनगर या इस एरिया में जो कोयले के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर राजस्व को क्षति जो हो रही है, कई 100 करोड़ रुपए की क्षति मुझे लगता है, या ये कहें कि हम कई हजार करोड़ रुपए की क्षति हो रही है राजस्व की। ये जो कोयला है, अगर 10 मिलियन टन के हिसाब से आप आंकड़ा निकालें तो बाजारू कीमत इसकी 12,000 करोड़ है। 12,000 करोड़। तो आप समझ नहीं, सॉरी 12,000 नहीं, 6,000 करोड़। 6,000 करोड़। और अगर परियोजनाओं के हिसाब से देखें तो 3,000 करोड़। अमूमन हम इस पे बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे ना कि विदेशों से जिस रेट में हम कोयला मंगा रहे हैं, कोयले का उपयोग तो बिजली उत्पादन में किया जाना है। इस कोयले का व्यापार कहीं अगर और हो रहा है और दूसरी तरफ इसी कोयले के बदले में हम विदेश से कोयला मंगा रहे हैं जी, तो जो उसकी लागत है, जो डिफरेंसेज है, तो ये तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक पढ़ना है। और मुझे लगता है कि छोटा मोटा कोई देश होता, मुझे लगता है जैसे मान लीजिए कि पड़ोसी देश हमारा भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार से तो वहाँ की चूल्हे हिल जाती, वहाँ की सरकारें हिल जाती, कहाँ पर जाती। हम किस स्थिति में, आप जो चीजें बढ़ रही हैं जी जी, ऐसा तो अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है हम आप देख ही रहे हैं। जी 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 जी, हमें कह सकते हैं कि बड़ा योगदान है। अगर हम इस तरफ तो ये मतलब अच्छी बात है कि 10 साल की सरकार में 10 साल में कहीं से कोई केंद्र सरकार के किसी कार्य में या किसी मंत्री में कोई घोटाला सामने नहीं आया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह का काम जब होता रहेगा तो घोटाले की बराबर तो यहाँ अर्थव्यवस्था की चपत लगती रहती ना। अगर पैसा सरकार के पास जाता इसी से 3,000 करोड़ रुपए आप सोचे सरकार को चपत लगी। कोयला है, कहीं और का तो है नहीं। और इस तरह एक नहीं 7 कंपनियां, कोल कंपनियां, वहाँ इससे भी बड़ी खदानी है, इससे भी बड़ा सिंडिकेट है। आपकी शैलेंद्र दुबे जी से बात हुई, उनका क्या मानना था इस विषय पर? उनका कहना था कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी कायदे से इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और कोयला आयात पर रोक लगाने के बजाय कोयला आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और कहाँ कोयला फंसा है इसको भी दिखवाना चाहिए। नहीं, वो उनका काफी संतुलित बयान आता है और काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वे और बड़े ही बेहतर तरीके से हर बात को उठाते हैं। और मुझे लगता है कि उनकी बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए शासन प्रशासन को, प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को इसको अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए और जो कोयला पड़ा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके लिए जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के जो वहां पर संकट की स्थिति पैदा हो गई, कोयला में आग लगा दिया गया है, उस पर भी काबू करने की कोशिश की जानी चाहिए। आदरणीय पांडे जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।